and thank you to Lamek Open University for inviting me to interact with such a diverse group of participants, and hopefully it will be a very productive session. My name is Dr. Fauzia Kamal, as written on the introduction slides, that I am an agronomist by profession, or I have done my PhD from Arid Agriculture University in 2016. And now I am serving as a consultant and a master trainer with an organization called PODA. It's a women-led organization, PODA. Potohar Organization for Development Advocacy. It's a women-led organization where I work as a consultant for the climate smart agriculture practices, and I provide trainings all over Pakistan to the youth, to the especially the women farmers, how to implement the sustainable agriculture practices and mitigate the impacts of climate change. So the topic of today's seminar, that is organic farming. आई वुड लाइक कि हम इस पे थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन भी कराऊंगी कि हम क्या आज के दिन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव एंड प्रोडक्टिव आई वुड लाइक कि जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी इसमें अपना फीडबैक दें, क्योंकि अब आप ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनिक फार्मर हूँ और मेरा कोई एकर्स पे फार्म है और मैं उस पर कर रही हूँ. अब मैं बेसिकली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज अ कंसल्टेंट काम करती हूँ. मेरी जितनी भी रिसर्च है पीएचडी में, जितना भी मैंने नॉलेज गेन किया है और जितना मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर है मेरा, मैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ट्रैवल करती हूँ. अभी मैं रिसेंटली IVLP एक्सचेंज प्रोग्राम यूएसए से वापस आई हूँ और वहाँ हमने 3 स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखा कि वहाँ एग्रीकल्चर किस तरह से कर रहे हैं और क्या प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पे, क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की हैं. तो वो जो मेरा नॉलेज है, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से जो मैं सीख के आती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे जब मेरी वुमेन फार्मर्स के साथ, यूथ के साथ इंटरेक्शन हो तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ. और हम कोशिश करें कि हम उस तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ पाकिस्तान में वो चीज़ें रेप्लिकेट हो सकें. तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे भी एक मैं फार्म को देख रही हूँ जो ऑर्गेनिक फार्म है, उसको हम कहते हैं पौधा सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्म एंड एजुकेशन सेंटर. वहाँ पे हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स करवाते हैं, ख़वातीन की, बच्चों की, मेल फार्मर्स की, ऑल ओवर द पाकिस्तान. वहाँ पे हमारे पास ख़वातीन आती हैं, हम उनकी ट्रेनिंग्स करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह से करनी है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हैं और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है वो क्या है. और इस तरह मैं डिफरेंट स्कूल्स में भी जाती हूँ, बच्चों को भी ट्रेनिंग करवाती हूँ. कई अगर जैसे UN ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमें रीच आउट करती हैं मुझे एज अ कंसल्टेंट, एज अ मास्टर ट्रेनर्स, तो मैं वहाँ जाके वहाँ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड भी करती हूँ. और जो पौधा का प्लेटफॉर्म है, जिस NGO के साथ मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर में ख़वातीन और बच्चे आते भी हैं और वहाँ पे भी हम उनको ट्रेन करते हैं. तो ये इंट्रोडक्शन का ये कि आपको बताने का मकसद ये कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो थ्रू आउट एग्रीकल्चर से है. मेरे 4 फादर्स एंसेस्टर्स सब एग्री फार्मिंग से हैं. मेरी भी एक छोटा सा एक लैंड है मेरे पास जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ. और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो काफ़ी मतलब फेलियर्स के बाद जाके, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है कि आज हम यहाँ पे बात करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी और कल से एवरीबॉडी विल बी ऑर्गेनिक फार्मर. ऐसा नहीं है. ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत बड़ी साइंस है. एक दफ़ा अगर आपको वो साइंस समझ आ जाए तो इससे ईजी एग्रीकल्चर कोई नहीं है. लेकिन वो साइंस बहुत टाइम, मुझे भी पिछले 7-8 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, मैं काम कर रही हूँ. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मेरे फेल भी हुए हैं, लेकिन अब मुझे थोड़ी सी जो है चीज़ें समझ में आने शुरू हो गई हैं. तो मैं जो कुछ मेरी लर्निंग्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो. और ज़रूरी नहीं है कि वो 100% आप लोगों के भी इम्प्लीमेंट हो. अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% जो है वो आपको 100% रिजल्ट्स दें. तो एक इंटरेक्टिव सेशन है जिसमें हम डिस्कशंस करेंगे. हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, और अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की आते हैं, हम यूथ को स्पेशली, जैसे अभी मैंने ये यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैंने इनसे बात की कि अभी जो जेनजी है, अगर हम चाहते हैं कि जेनजी को हम एग्रीकल्चर की तरफ लेके आएँ तो हमें बड़ा कूल बनाना है इसको ऐसे नज़र आए कि कोई इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, कोई चीज़ ऐसी, कोई पैशनेट है, कोई काम करने का इसमें मार्जिन है, तो फिर यूथ इस तरफ आएगी. नहीं तो एग्रीकल्चर अब आपको पता है कि किसी हद तक बिल्कुल ही ख़त्म हो गया. अब फार्मर्स, आपको कोई भी अपने आप को फार्मर कहलवाना पसंद नहीं करता, या जो फार्मर का बच्चा है वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा है, वो वाइट कॉलर जॉब करना चाहता है. मैंने भी बहुत साल एग्रीकल्चर की डिग्री करने के बाद भी मैंने बहुत ट्राई की कि मेरी किसी तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं जॉब हो जाए और मैं बस एक ऑफिस में जाऊँ और काम करूँ. लेकिन वो बाय लक मेरा जो है मुझे नहीं हुआ. मैंने बहुत दफ़ा PPSC के एग्ज़ाम्स दिए, बट अनफॉर्चुनेटली एवरी टाइम आई फेल्ड, और मैं इंटरव्यू तक भी नहीं जा सकी. हालांकि मैं एक बड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, मेरे पास इंडिजिनस स्कॉलरशिप भी था, मैं यूनिवर्सिटी में, और ऐसा नहीं था कि मैं कोई मतलब नालायक स्टूडेंट थी. मेरी GDP जो CGPA है वो 3.8 3.7 थ्रू आउट BSc ऑनर्स MSc ऑनर्स रही. लेकिन मेरे से वो एग्ज़ाम
क्लियर नहीं हुआ पीपीएससी का। तो आई गेस वो कहीं ना कहीं जो है वो बाय लक और नेचर की तरफ से था कि मैं इस मतलब फील्ड में जाऊँ, फील्ड वर्क करूँ। कितने हमारे स्टूडेंट्स, हज़ारों आपके ग्रेजुएट्स जो हैं वो फारिग होते हैं यूनिवर्सिटी से, लेकिन उनमें से कितने, कोई 1% भी फार्मिंग में नहीं आते। सबका ये होता है कि आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बड़ी फर्म में लग जाएं, आप पीपीएससी का एग्जाम देके किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बैठ जाएं, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, आपको रिसर्च डिपार्टमेंट्स, जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका हाल हमें सबको पता है कि क्या है। तो मेरे ख्याल से इस पे बहुत ये अच्छा है कि हम इस तरह की बातें करें, हम बैठें, हम डिस्कस करें, और एग्रीकल्चर की तरफ यूथ को स्पेशली लेके आएँ। क्योंकि अभी जो है ना, अगर हम इनको अभी नहीं लेके आएंगे और ये जॉब्स के चक्कर में पड़े रहेंगे तो हमारी जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कुछ तो हमारी वैसी ख़त्म हो रही क्लाइमेट चेंज की वजह से, कुछ जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट के जो प्रेफरेंसेस हैं, जो जिस तरह की सोसाइटीज़ बन रही हैं, आपका एग्रीकल्चर लैंड वैसे ही श्रिंक होता जा रहा है। अच्छा, अब ये कुछ चीज़ें कि हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को एज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बना सकते हैं, लो कॉस्ट, सबसे ज़्यादा जो है वो लो कॉस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस किस तरह होंगे, मार्केट डिमांड क्या है, और इनकम का पोटेंशियल कितना है, किन चीज़ों की तरफ हम जाएं तो उसमें पोटेंशियल है, और हम स्टूडेंट्स और वुमेन और यूथ को जो है वो किस तरह से इस एक्टिविटी में लेके आ सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो ये आज का हमारा सेमिनार होगा। कुछ एक्टिविटीज़ भी मैं इसमें आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं पौधा के साथ, या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूंगी। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अब सबसे पहले फूड सिक्योरिटी का देखते हैं कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस जो है ना, जब आपको एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस समझ आएगी तो देन वी विल फाइंड कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी का पाकिस्तान में, क्या आपको क्या लगता है कि फूड सिक्योरिटी, हम लोग फूड सिक्योर हैं पाकिस्तान में? एनीबॉडी? हम लोग उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड की, या उतनी क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है? हमारी पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन हमारी ग्रो, अभी हम जो है 25 करोड़ आवाम है, ठीक है, 2050 तक हम डबल हो जाएंगे, लेकिन आपको हमारी तकरीबन 11 मिलियन लोग जो हैं वो अक्यूट मेल नरिश्ड हैं, मतलब उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपके जो है फूड वेस्टेज बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, जो फार्म टू टेबल जो हमारा फूड आ जाता है उसके बाद वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। तो मेल नरिश में क्या, अच्छा जो हम प्लेट खा रहे होते हैं खाने की, आपको कुछ लोग जो जिनको हम कहते हैं कि उनको फूड शॉर्टेज नहीं है, जैसे शहरों में हम रह रहे हैं, या जो हाई मिडिल क्लास लोग हैं वो जो खाना खा रहे होते हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि उससे हमें वो नरिशमेंट मिल रही है खाने की? नहीं मिल रही। अभी जो हम सिर्फ ये नहीं बात करते कि हमारे पास क्वांटिटी नहीं है फूड की, ठीक है, क्वांटिटी है, प्रोड्यूस हो रहा है, आपके जो है प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है फूड की वो हमें उस तरह से नहीं मिल रही। हम प्लेट में भले हमने सब्जियां रखी हुई हैं, हमने चावल रखे हुए हैं, हमने दही रखी हुई है, लेकिन अगर हम सारे की अगर हम उसकी न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेट करें तो वो जो हमारी डेली नीड्स हैं वो पूरी नहीं होती उससे। तो इस वजह से हमारी यहाँ पे, अभी हम भी यहाँ लोग बैठे हुए, हमारे अगर डाटा को उठा के देखें तो 50% ऑफ वुमेन जो है हमारी अनिमिक है, आपका ब्लड नहीं है। आपके मर्दों के आप टेस्ट करा के देंगे तो वो अनिमिक हैं, उनके विटामिन डी की डेफिनेशन, मैग्नीशियम, आपकी आयरन की डेफिशिएंसीज हैं। बच्चे 40% पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वो मेल नरिश्ड हैं, स्टंटेड ग्रोथ है, बच्चों की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वैसी ग्रोथ नहीं है। तो इस सब का ये क्या मतलब है कि हम क्या खाना नहीं दे रहे या क्वालिटी नहीं दे रहे? खाना मिल भी रहा है, और जो स्टूडेंट, स्पेशली आप जो हॉस्टल्स में रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में रहते हैं, आप लोगों को पता है कि आप लोग जो खाते हैं उसमें आपको कितने न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जो यहाँ पे न्यूट्रिशन के स्टूडेंट बैठे हैं वो मुझे बताएं कि जो डेली इनटेक है हमारा वो पूरा हो रहा होता है? किसी कोई इंसान है जो उसको लगता है कि स्टूडेंट्स या बच्चों का या जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका क्या इनटेक वो उतना हम कर रहे हैं? हमारा क्वालिटी फूड नहीं है, ठीक है। तो मसला फूड सिक्योरिटी का सिर्फ ये नहीं है कि हमारी क्वांटिटी नहीं है फूड की, हमारी क्वालिटी नहीं है, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा रिस्क है। और हाँ, हम क्या कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। आपकी हेल्थ है, आपकी सबसे बड़ी कमोडिटी आपकी हेल्थ है। आपकी हेल्थ है तो आप काम भी कर सकेंगे, आपके रिलेशनशिप्स भी होंगे, आप कोई नेशन के लिए भी कोई काम कर सकेंगे, लेकिन आपकी हेल्थ नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है, आप चाहे जो मर्जी आपके पास आ जाए। हम क्या करते हैं कि हम अपनी ऐसी चीज़, ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं हम, ठीक है। आपने देखे हम आजकल इतने ज़्यादा ये स्टोर्स बने हुए हैं, हम इस पे जाते हैं, हम प्रोसेस्ड फूड उठा के ले आते हैं। स्टूडेंट्स को मैंने देखा नूडल्स रात को उठ के नूडल्स बना के खा रहे हैं, पैक्ड सीरियल सुबह दूध में डाल के खा लिए। लेकिन वो सारी हमारी जो, और हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान में यंगेस्ट पॉपुलेशन पाकिस्तान में है, और सबसे सिकेस्ट पॉपुलेशन भी हम ही है। हर दूसरे दिन आपने सुने कोई कार्डियक अरेस्ट से मर रहा है, कोई किसी का हाइपरटेंशन है, थायराइड का मसला हो गया, छोटे छोटे बच्चों को कार्सिन, मतलब इतने फूड हमारे कार्सिनोजेनिक हैं कि कैंसर तो ऐसे जैसे नज़ला जुकाम है, हर दूसरे दिन किसी को कैंसर हुआ हुआ है, ठीक है। और
आईसीयू में डेथ्स हो रही हैं, आपको पीसफुल डेथ्स बहुत कम नजर आएंगी। आप कभी किसी डेथ के बारे में सुनते हैं तो हम शॉक्ड हो जाते हैं कि ओ ये ऐसे मर गया, ये कल तो ये ठीक था, उसको हार्ट अटैक हो गया, इतना यंग बंदा था, ये कैसे चला गया। यंग स्टूडेंट्स हैं आप लोग, आपने देखा होगा कि आप लोगों की हेल्थ के कितने इश्यूज हैं। हम वैसे आपका फोकस नहीं है पढ़ाई पे क्योंकि हमारी एनर्जी नहीं, हम खाना खा के आते हैं और कुछ घंटे बाद हमें फिर भूख लग जाती है। तो हमारी बॉडी जब हमें भूख लगती है तो उसका क्या मकसद होता है, हमारी बॉडी क्या बता रही होती है हमें जब भूख लगती है। तो हम समझते हैं कि खाना बॉडी के अंदर हमने डंप करना है खाना, लेकिन जब हमें भूख लगती है तो उसका मतलब होता है कि बॉडी में कोई किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, कोई चीज़ बॉडी क्रेव कर रही है, ठीक है, उसको जिंक चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए, उसको मैग्नीशियम चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जाके एक बर्गर खा लिया जल्दी से, एक पिज़्ज़ा मंगवा लिया या एक नूडल्स खा लिए या बिस्किट का पैक खा लिया। तो वो आपकी न्यूट्रिशन तो नहीं है ना, वो आपको, वो बॉडी को वो चीज़ मिलती ही नहीं है, फिर बॉडी और कुछ मांगने लग जाती है। थोड़ी देर बाद आपको फिर भूख लगने लग जाती है, फिर कब चार और डंप कर देते हैं। तो ऐसे करते करते क्या ओबीज होते जाते हैं। ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, सारी बीमारियों की जड़ ही कहते हैं ओबेसिटी है। आप मोटापे की वजह से आपका जो है सबसे ज्यादा बीमारियां पाकिस्तान में हो रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो आपकी ऊपर, उसके तो स्टॉक्स बढ़ते जा रहे हैं और जो है हम जो इंसान जो पैसा लगा रहा है वो नीचे से नीचे जा रहा है, उसकी हेल्थ भी दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। तो ये जो फूड सिक्योरिटी का इशू है ना, हम कहते हैं कि हमारे पास फूड सिक्योर नहीं है और हमारी 2050 तक जो पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, हम शायद उसको फूड प्रोवाइड ना कर सकें। तो मसला जो है वो क्वांटिटी का नहीं है, क्वालिटी का है। तो उस क्वालिटी फूड की प्रोडक्शन के लिए जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है। आप थोड़ा प्रोड्यूस कर लें। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये कहते हैं ना कि उसकी जो हम कन्वेंशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है जिसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, पेस्टिसाइड, उतनी शायद प्रोडक्शन नहीं होगी, लेकिन जितनी प्रोडक्शन होती है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो आप बजाय 3 टाइम का खाना खाने का अगर हम 1 टाइम भी खाना खा लेंगे या 2 टाइम भी खाना खा लेंगे तो हमारी हेल्थ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो इसलिए ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम कोई केमिकल वेस्ट अपने अंदर डंप करते रहें, अपनी जो है लाइफ स्पैन अपना कम करते जाएं। तो बेहतर है कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब अच्छा, ये सप्लाई एंड डिमांड है, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा फार्मिंग में चला जाए, हर बंदा फार्मर बन जाए। जब आप उसकी डिमांड करेंगे, जब हम एज अ स्टूडेंट या एज अ इंडिविजुअल हम जो है वो डिमांड करेंगे कि हमें ऑर्गेनिक फूड चाहिए, मुझे क्वालिटी फूड चाहिए, मैं जो है वो केमिकल वाला खाना मैंने नहीं खाना, तो फिर सप्लाई भी होगी। जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई, फार्मर बेचारा भी फिर क्या करेगा, वो उसको तो जब उसको ये कि मैं प्रोड्यूस कर लूँ, कोई मेरा ख़रीदे ही ना, तो फिर वो कैसे प्रोड्यूस करेगा। तो डिमांड, जब आप लोग डिमांड करेंगे, चाहे आप एग्रीकल्चर में आए या ना आए, आप फार्मिंग बिजनेस में आए ना आए, लेकिन आप लोग अगर डिमांड करना शुरू हो जाए एग्रीकल्चर फूड की, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग खुद ब खुद बूस्ट हो जाएगी। पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग इस वक्त बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अरबों रुपए की, तकरीबन 200 अरब यूएसडी डॉलर्स की ये पूरी दुनिया में इंडस्ट्री है। और इसमें जापान का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वही कोई 50 अरब डॉलर की, तो उसकी सालाना जो है वो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स हैं। तो एक फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है। लेकिन पाकिस्तान में अभी हमारे 1% से भी कम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। वजह क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड नहीं है। आप लोग देखें, हम मार्केट में जाते हैं तो हम अगर ऑर्गेनिक वाला हमें सिर्फ 2 रुपए भी महंगा मिल रहा है ना टमाटर, तो हम उसको छोड़ देंगे, हम कहेंगे यार इनऑर्गेनिक ठीक है, ये तो सस्ता मिल रहा है, ठीक है। अगर फार्मर मार्केट में जाएंगे, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस आपकी मटर जो है आपको 400 रुपए किलो मिल रहा है और आपको मंडी से जो है वो 200 रुपए मिल रहा है, तो हम कहेंगे यार छोड़ो इसको, वो वाला ठीक है। हम प्राइस कॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि वही जो पैसा हमने वहां से 2 रुपए 4 रुपए हमने बचा लिए हैं, वो हम अपनी हेल्थ पे लगा रहे हैं। हम जब भी डॉक्टर के पास कोई सिंगल विजिट पे जाता है, बुखार भी होता है, बुखार तो बहुत नॉर्मल हो गया, अभी ब्रोंकाइटिस है, आपके ये लिवर की डिजीजेस हैं, आपकी नज़ला जुकाम अभी सीजन में आपने देखा, आप सिंपल कोई भी बंदा डॉक्टर के पास जाए तो मिनिमम आप 5000 आपका मिनिमम है। इससे कम में कोई डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन नहीं देता। 5000 का नुस्खा आपका पक्का है। तो क्या वो 5000 तो पूरे महीने में हम ऑर्गेनिक फूड पे नहीं लगा सकते कि हम खरीदें ऑर्गेनिक फूड? कहीं पे अगर किसान अच्छा बेच रहा है, कोई अच्छी चीज़ बना रहा है, तो हम उससे क्यों नहीं खरीद सकते? ठीक है। तो हम ये वहाँ पे हम बड़ा, हमारा मैथ बिजनेस काम करने लग जाता है, कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है कि यार ये तो बड़ा महंगा है ऑर्गेनिक फूड। हम जहाँ भी जितने लोगों के साथ काम करते हैं, हमारी जो बहुत बड़ी जो मार्केट है वो ऑर्गेनिक की, जो जिन औरतों के साथ मैं काम करती हूँ जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, वो सारे डिप्लोमेटिक जो इनक्लेव के लोग हैं या जो इस्लामाबाद की लीड क्लास है वो लेगा। लेकिन हमें ये समझना है, ये वर्कशॉप का भी मकसद भी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक फूड कोई एलीट क्लास फूड नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान का फूड है। नॉर्मल इंसान जो बेचारा दवाइयों पे इतने पैसे लगा रहा है, अपनी सेहत पे इतने पैसे लगा रहा है, वो ऑर्गेनिक अगर चीज़ों पे लगाए, ऑर्गेनिक फार्मर से थोड़ा सा महंगा ले ले, तो उसकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आपकी अभी क्लाइमेट चेंज की, में मेरा बहुत ज़्यादा काम क्लाइमेट पे है। देखते हैं कि क्लाइमेट पाकिस्तान में किस तरह, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हम सब देख रहे हैं,
हर दफ़ा हर साल में कुछ ना कुछ ऐसे डिज़ास्टर्स आते हैं कि हम हिल के रह जाते हैं। अभी 2025 के सैलाब आपने देखे कि क्या उसने पाकिस्तान में क्या सूरत हाल हुई, कितना लाइफ स्टॉक का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ह्यूमन लाइफ्स का कितना हमें नुकसान हुआ है। और हर साल ये ऐसा होता है कि क्लाइमेट चेंज तो अब एक ऐसी रियलिटी है जिससे हम जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि क्लाइमेट चेंज आएगा, वो आ गया क्लाइमेट चेंज, और हर साल उसका इम्पैक्ट पहले से ज़्यादा होता है। 2025 हमने 2010 का देखा, फिर 2022 का देखा, फिर 2025 का देखा, तो हम हर साल एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद क्लाइमेट चेंज चला जाएगा, लेकिन क्लाइमेट चेंज पहले से ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। और पाकिस्तान इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज। जो आप लोग क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट हो रहा है। तो उसकी क्या वजह है, हम क्यों इम्पैक्ट हो रहे हैं सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से? एनीबडी? ट्री कवर नहीं है। मिनिमम किसी भी कंट्री के सर्वाइवल के लिए आपका 25% आपकी लैंड जो है वो फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में कितना है? लेस देन 5%। कोई 4 पॉइंट कुछ समथिंग हमारा फॉरेस्ट कवर है, और कहाँ 25%, और कहाँ हम जो वो थ्रेशोल्ड लेवल है उससे भी कम आ गए हैं। तो सिर्फ दरख्त नहीं है, और भी बड़ी चीज़ें हैं कि हम जो हमारी इम्पैक्ट है, हम कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनका हम अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरह से आ गई है, जिस तरह से मशीनरी हम मैकेनाइज कर दी है हमने, जिस तरह के हमारे ग्रे स्ट्रक्चर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हमारी ग्रीन स्पेसेस ख़त्म हो गई हैं, तो क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं होगा। तो आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है, इट्स बिन ऑलरेडी श्रिंक्ड, ठीक है। आपका अब आपको एग्रीकल्चर लैंड कितना नजर आता है, जरी जमीनें कितनी की रह गई। आपका इस्लामाबाद, चक्री क्या, तलगंग क्या, चकवाल, उससे भी आगे आपका जो है ना इस्लामाबाद ही नहीं खत्म हो रहा, सोसाइटियां बनी जा रही हैं, आपने एग्रीकल्चर लैंड खत्म कर दी है। इसके अलावा जो हमारी कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस हैं, लाइक हम जो फर्टिलाइजर डालते हैं, जो पेस्टिसाइड डालते हैं, जो हर्बिसाइड, उसकी आपकी लैंड क्वालिटी वैसी खत्म होती है। आपका फर्टाइल लैंड जो है वो बैरन होता जा रहा है। एक चीज से आप कितनी प्रोडक्टिविटी ले, जमीन तो एक जिंदा लाइव है ना, सॉइल तो लाइफ है, आप उससे निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, प्रोडक्टिविटी लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं आर्टिफिशियली उसको डाल के, तो एक टाइम पे तो जमीन तो अंदर तो उसके कुछ भी नहीं रहेगा। आप कोई इनपुट नहीं डाल रहे, कोई ऑर्गेनिक चीज उसमें नहीं डाल रहे, आप सिर्फ केमिकल्स डाल रहे हैं, तो जमीन वो जो लाइफ है वो एक टाइम के बाद जो है वो डेड हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जो आप प्रोडक्टिविटी नहीं देती। और अगर हम फैक्ट्स देखें तो तकरीबन 90,000 हेक्टेयर लैंड हर साल हमारा डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। डेजर्टिफिकेशन इतनी स्पीड से हो रही है कि आपके जो एग्रीकल्चर लैंड पहले ही जो कम है, श्रिंक हो रहा है सोसाइटीज़ की वजह से, सारी चीज़ों, उसके बाद डेजर्टिफिकेशन हो रही है, बैरन लैंड्स आपके ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से लेंगे? हमको कल को जो हमारी पॉपुलेशन तो उसी स्पीड से बढ़ रही है, पॉपुलेशन तो आपकी कम नहीं हो रही, तो हम कहाँ से खाना आएगा वो? आपने वो जो थोड़ा सा लैंड जो हमारे पास बच गया है, जो हम इतनी ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन के बाद, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट के बाद जो थोड़ा सा लैंड बच गया, हमें उसके ऊपर प्रोडक्टिविटी सारी करनी है, उसी से हमें अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन को फूड देना है। तो उसका मेन हल क्या है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करें, और स्पेशली जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग। अच्छा, ये कुछ एग्रीकल्चर लॉसेज हैं जो अभी हमारे 2025 के फ्लड्स में आए हैं। आपकी खड़ी फसलें, आपका जो मेन कैश क्रॉप्स हैं, आपका गन्ना है, आपकी राइस है, 35% आपका जो है वो शुगर केन को है जो ख़त्म हो गया। खड़ी फसल आपकी जो सैलाब आए हैं ये KPK में, साउथ पंजाब में, आपके ऊपर GB की तरफ, तो आपकी खड़ी फसलें, आपकी सब्जियां, आपके फल ख़त्म हो गए। आपके 60% आपका राइस जो है वो, खड़ा चावल जो है ज़मीन में, वो फ्लड की वजह से वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो लॉसेस को अगर हम काउंट करें, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, इतनी GDP की ग्रोथ नहीं है जितना हमने लॉसेस कर दी हैं। उस दिन मुसद्दिक मलिक, मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक साहब किसी नैरोबी में किसी कन्वेंशन में थे, तो वो वहाँ पे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो GDP अभी तक जितना नुकसान हमें, हमारी GDP को, ये जो जितने क्लाइमेट लॉसेज हैं पिछले 2-3 सालों से जो हम फेस कर रहे हैं, तकरीबन 9% हमारी GDP को लॉस हो चुका है। इससे इकोनॉमिक लॉसेज में अगर हम कन्वर्ट करें तो पाकिस्तान की ग्रोथ कितनी है? जिस मुल्क की GDP आपकी 2% से ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं रही, उस मुल्क में अगर 9% आपको नुकसान हो जाए तो कितना टाइम लगेगा आपको रिकवर होने में? और बेसिकली आपके एग्रीकल्चर, जिससे आपकी मेन जो बैकबोन है, जो हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, जिसका GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो उसी को अगर ये हाल होगा एग्रीकल्चर का कि आप एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं करेंगे, आप यूथ को उसकी तरफ नहीं लेके आएंगे, आप ऐसी फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाएंगे कि जो फार्मिंग पे बात ही नहीं करेंगे, तो फिर क्या हम कितने साल हम सर्वाइव करेंगे? ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सोसाइटियाँ जो बन रही हैं धड़ाधड़, तो इन सोसाइटियों में फिर क्या सीमेंट खाएंगे हम? क्या खाएंगे? तो हमें जो है ना, हम यूथ जो है, आप लोग जैसे हैं जो लोग ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, हमें इसको ऐसा बनाना है, ऐसा अट्रैक्टिव बनाना है, ऐसे इसकी प्रॉफिटेबल इसको बनाना है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ आएँ। तो कुछ साल पहले तक तो हमें जो है वो
सॉफ्टवेयर कंपनीज और ये गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और इनका भी कुछ, जब उन लोगों ने स्टार्ट किया तो वो भी समझते थे कि पता नहीं हम कर रहे हैं और ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन अब देखिए कितनी वो इंडस्ट्रीज बूस्ट कर गई हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी ऐसे है, अभी आपकी पूरी दुनिया में कम कम लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी लेस देन 1% है, लेकिन आज के 10 साल बाद तो ये जो जो 1% लोग जो कर रहे होंगे, फिर ये मेन स्टेक होल्डर्स होंगे, फिर ये आपको एक बहुत बड़ा एक ये एम्पायर होगा जो लोग काम कर रहे होंगे। और जब बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और उसमें एक बंदा काम कर रहे होता है तो वो इतना वैल्यूएबल नहीं होता या इतना प्रॉफिटेबल नहीं होता। लेकिन जब किसी ने स्टार्ट नहीं किया होता और आप उसको स्टार्ट करके लेके जाते हैं और 10 साल बाद फिर आप पीक पे होते हैं और आप लोगों को सिखा रहे होते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है कि अगर हम इसकी तरफ आए तो हमारे बहुत सारे हम इसमें प्रॉफिटेबल बना सकते हैं इसको। अच्छा, एग्रीकल्चर के जो हम अभी जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं जिसको हम कन्वेंशनल एग्रीकल्चर कहते हैं या जो हम कहते हैं रवायती तरीका है काश्त, उसके क्या नुकसान है? कोई मुझे शेयर करेगा आप लोगों की नज़र में क्या नुकसान है जो जो हमारी एग्रीकल्चर अभी जो हम कर रहे हैं? एनीबॉडी वांट्स टू शेयर? हाँ, प्रोडक्शन तो यील्ड तो ज्यादा हो रही है। देखिए हम जितनी फर्टिलाइजर डालते हैं यील्ड तो आपकी बढ़ रही है ना, आपको फसल तो ज्यादा मिल रही है, आप गंदम पहले से ज्यादा उगा रहे हैं, पर एकड़ आपकी जो है ना यील्ड बढ़ रही है, आप कपास ज्यादा ले रहे हैं, राइस ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। वो यील्ड तो बढ़ाने के लिए असल में ग्रीन रेवोल्यूशन का तो मकसद ही यही था ना, कि ग्रीन रेवोल्यूशन में आए थे ना ये फर्टिलाइजर्स आपके केमिकल्स पेस्टिसाइड्स, उसका मकसद ये था कि फूड लोगों को फूड सिक्योर करें, फूड क्वांटिटी को। लेकिन हमें एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन को हमने एक लॉन्ग टर्म बना दिया और अब वो हमारे गले पड़ गया। अब हम केमिकल्स हमारे इतने ज़्यादा वो उसमें पेनिट्रेट कर गए कि अब हम उनको लिए हमारे लिए वो नुकसानदेह हो गए। इसके अलावा के केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या, एक तो जैसे हमने क्लाइमेट चेंज की बात की, तो जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जैसे आपकी नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन जो बनाने के लिए जो जितनी ये फर्टिलाइजर्स बन रही हैं, धड़ाधड़ फर्टिलाइजर बन रही हैं, जो इंडस्ट्रीज ये चल रही हैं इनके ऊपर, वो किससे चल रही हैं? फॉसल फ्यूल से चल रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जला रही हैं आपकी, तो वो भी ग्रीन हाउस गैसेज में एक आपका पार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम जितनी फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उतना हम क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो आपकी ये जो गर्मी बढ़ रही है या ये जो आपकी टोरेंशियल रेनफॉल्स हैं या अनप्रिडिक्टेड रेनफॉल्स हैं, ये इसीलिए आ रही हैं कि आपकी एग्रीकल्चर में हम केमिकल्स का यूज़ ज़्यादा करें। इसके अलावा केमिकल्स का और क्या, सॉइल पे क्या हेल्थ, कोई एनीबॉडी वांट्स टू टेल के सॉइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, जो आपकी सॉइल क्वालिटी है, फर्टिलिटी ऑब्वियसली सॉइल विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी आप उससे न्यूट्रिएंट्स लिए जा रहे हैं, आप जब तक आर्टिफिशियल नहीं देंगे तो फिर वो आपको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं देती। इसके अलावा आपका वाटर इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाता है, पानी की जो पहले ज़मीन की कैपेसिटी थी ना पानी को, अब आप ये जो फ्लडिंग हम देखते हैं कि देहातों में भी ज़रूरी ज़मीनों में भी फ्लडिंग हो रही है, पानी नहीं ठहर रहा, तो वो पानी ना ठहरने की वजह से जितना हम, जैसे हम कहते हैं ना सर में हम या मुंह पे या जैसे हम केमिकल्स या शैम्पूज लगाते रहते हैं तो एक बिल्डअप हो जाती है, आपकी एक लेयर बिल्डअप हो जाती है। तो इसी तरह एग्रीकल्चर में भी है कि सॉइल में भी हम जितने केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं वो एक तह सी बनती जा रही है उसके अंदर, तो वो पानी की आपकी जो इन्फिल्ट्रेशन है, ज़मीन की जो कैपेसिटी है पानी को एब्जॉर्ब करने की, वो कम होती जा रही है। अब कोई पहले कोई 50% थी तो आपकी अब कोई 10-20% आ गई है, 10-12% आ गई है। इतनी पानी आपका एब्जॉर्ब ही नहीं करता, तो जब ज़मीन पानी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी तो वो फिर कहाँ, फ्लड ही आएगा ना ऑब्वियसली। और हम वाटर स्कार्सिटी, पाकिस्तान में क्या पानी के बहुत, हमारे पास बहुत बड़े ज़खायर हैं, पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। आपके ग्लेशियर्स जिस स्पीड से मेल्ट हो रहे हैं, अगले 10-20 सालों में आपके ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। आपका जो पानी ग्लेशियर से आ रहा है, जो आपके इंडस चल रहा है, आपको क्या लगता है कि ये पानी कभी ख़त्म नहीं होगा? ये पानी हमारी जो 90s में हमारा पर जो एक कैपिटा हमारी अवेलेबिलिटी थी वो 1000 क्यूबिक मीटर थी अवेलेबिलिटी, अब कितनी रहेगी? 800 से भी कम, एक बंदे के लिए 800 क्यूबिक मीटर से भी कम पानी अवेलेबल है। वाटर स्कार्सिटी तो आपने देख लिया, बड़े शहरों में हम जो बैठे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बैठे, यहाँ पानी नहीं है आप गर्मियों में, तो पानी तो आपका कम होता जा रहा है। अब वो तो अवेलेबिलिटी तो पीने के लिए नहीं है, आपके इंडस्ट्रीज के लिए पानी नहीं है, तो फिर एग्रीकल्चर के लिए कहाँ से आएगा पानी, ठीक है। और सबसे बड़ा जो हमारा सेक्टर है जो पानी यूज कर रहा है वो आपका एग्रीकल्चर ही है, क्योंकि हम वही रिवायती तरीके हैं कि फ्लड इरिगेशन कर दी हमने, पानी छोड़ दिया। और जो है अब जैसे सोलर्स आ गए हैं, तो सोलर्स का क्या नुकसान आपको नज़र आता है एग्रीकल्चर में? जो सोलर पैनल्स हैं कि अब किसानों ने जो वो सोलर पैनल्स लगा के ट्यूबवेल चला रहे हैं, तो उसका क्या कोई नुकसान किसी को नज़र आता है? कोई इस आपकी कोई मतलब अनलिमिटेड आप जो है ना पंपिंग कर रहे हैं पानी की, ट्यूबवेल लगा लिए तो अब आपको कोई रोकथाम नहीं है, ठीक है। बाकी दुनिया में वाटर मीटरिंग का कॉन्सेप्ट है कि आपने कितना पानी ज़मीन से निकाला है उसके ऊपर मीटर लगेगा, आपको उसकी कॉस्ट देनी, कुछ कॉस्ट है, तो फार्मर को भी पता होगा कि मैंने कितना पानी ज़मीन से। अब पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नहरें हैं तो उधर से जितना पानी चोरी हो रहा है वो हमें पता है कि क्या सिचुएशन है उसकी, ठीक है। इसी तरह आपके जो वाटर पंपिंग है वो एक एक्सट्रीम रेट पे ट्यूबवेल, पहले तो खाली ट्यूबवेल से, अब वो सोलर वाले आ गए हैं तो वो डीजल
वाला खर्चा भी खत्म हो गया, तो अब बेदरेग अब तो मैंने देखे फार्मर्स बेच भी रहे हैं पानी। फार्मर्स जो है ना बड़े मसाइल हैं उनके, और वही ट्रेडिशनल सिस्टम से वो निकलते नहीं है, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं है कि भाई तुम्हें क्या प्रॉफिट है अगर तुम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम से हट जाते हो, तो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से तुम नॉन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कर सकते हो, प्रॉफिटेबल चीज़ें क्या। आप यूट्यूब देखें, आप खोलें, तो हर बंदा आपको एग्रीकल्चर फार्मर बना हुआ है, ठीक है। मैं भी यहाँ आपको बैठ के कह सकती हूँ कि आप अदरक लगा लें और सालाना जो है ना वो आप 10 लाख रुपया कमा लें, 1 करोड़ रुपया कमा लें। आप ये वाला फूल, अब वो सेफ्रॉन के फूल बल्ब आए हुए हैं, ये खरीद लें और लगा लें। जीवन गार्लिक का कॉन्सेप्ट आया था, इतना हाइप क्रिएट की थी हर बंदा जीवन गार्लिक, जीवन गार्लिक, और फिर क्या हुआ जीवन गार्लिक के साथ, फिर वो रुल रहा था मार्केट में, कोई खरीदने वाला नहीं था, ठीक है। तो आपने एग्रीकल्चर हम इस तरह से नहीं सीख सकते कि कोई हम यूट्यूब से देख लें या कोई हम सेमिनार एक अटेंड कर लें या एक वर्कशॉप अटेंड कर लें। जब तक आप फार्मर के साथ, जो भी हम सब का ही रूरल बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सब लोगों का ही है, तो अपने गाँव में जाएं, फार्मर्स के साथ बैठें, उनसे बात करें, वो ट्रेडिशनली वो क्या प्रैक्टिसेस करते थे, अब उनको क्या मसाइल हैं, वो किस तरह से अपनी फसल उगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तब आएंगी। अगर आप यूट्यूब को फॉलो करेंगे तो आपको ज़ीरो आपको प्रॉब्लम। अगर आप इस पैशन से आते हैं कि मैंने, अगर आप अभी भी यहाँ इसलिए बैठे हैं कि मैं कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करके और मैं करोड़ों कमा लूंगा और जो है ना मैं एक बिजनेस स्टैब्लिश कर लूंगा, तो ये गलत फहमी है आपकी, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग या फार्मिंग जो है ना, इसके लिए आपको पैशनेट होना पड़ेगा, आपको शौक हो इस चीज़ का। तो जिस चीज़ का एक तो मनी की एनर्जी है कि जिस चीज़ का आप पैशनेट होते हैं ना, और जो चीज़ आप शौक से कर रहे होते हैं, तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आता है। वो चीज़ें पैसा जो है ना वो उसको ले आते हैं उन चीज़ों को। तो आप स्किल पे फोकस करें, पहले आप इसको सीखने की कोशिश करें। फार्मिंग कम्युनिटीज़ के साथ बैठे फार्मर्स को ओन करें। फार्मर कितने लोग, आप में से कितने लोग हैं जो डायरेक्ट फार्मर से कभी कुछ परचेज किया हो आपने? हार्डली मेरे ख्याल से कोई 1-2 लोग होंगे जिन्होंने डायरेक्ट फार्मर से परचेज किया। कभी कोशिश की है आप लोगों ने कि मैं फार्मर से जाके डायरेक्टली परचेज करूं कोई चीज़? फार्मर से डायरेक्ट परचेज मतलब हमारा वो, हम भी घर सहूलत पसंद है कि घर आ जाए, बस मंडी में जाके ले आए, या मंडी में जाना भी बड़ा मुश्किल लगता है, वही जो हमारा कोई स्टोर है घर के पास उधर से खरीद ले, चाहे उसके ऊपर कितनी पेस्टिसाइड्स कितनी स्प्रे हुए हों, ठीक है। ये हमने देखा कि करंट प्रैक्टिसेस के क्या हैं कि आपकी सॉइल डिग्रेड हो रही है, वाटर स्कार्सिटी है, फिर वीड और इंसेक्ट रेजिस्टेंस आती जा रही है। ऑब्वियसली जब हम एक दवाई, तो बच्चों को भी कहते हैं ना कि एंटीबायोटिक एक ही अगर आप बार बार देते हैं तो आपकी रेजिस्टेंस बन जाती है, तो इसी तरह आपके वीड्स भी आप रेजिस्टेंट हो गई, आपके इंसेक्ट भी आप रेजिस्टेंट हो गए हैं। तो फिर अगली दफा फार्मर उससे बड़ा, अब हम पेस्टिसाइड्स वालों के पास जब जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि यार आप छोटी सी सब्जी के लिए, इतनी नाजुक सी सब्जी के लिए आपने ये इतना डीडीटी वाला जो आपने इसको उठा के दे दिया फार्मूला। तो वो कहते हैं मैडम हमारे पास जब आता है ना फार्मर, तो वो उसको इतना बेसब्रा होता है, उसको होता है कि मुझे ऐसी जहर दो कि बस जो है ना जल्दी खत्म हो जाए, 1 दिन में खत्म हो जाए, 2 दिन में खत्म हो जाए। तो फिर वो ऐसी सख्त वाली टॉक्सिक उठा के देता है, जहरीला, जिसके ऊपर रेड वो लगा होता है लेबल कि हाईली टॉक्सिक, वो देता है। तो वो फिर आपके सारे दोस्त कीड़े, आपकी पॉलिनेटर्स, आपकी तितलियां, आपने कभी खेत में, मुझे तो, मैं भी मियाँ वाली गई थी तो मैं वहाँ पे देख रही सरसों के ये जो राया और पीले फूलों वाला, तो मैं एक एक फूल के पास जाके देख रही हूँ कि कहीं कोई शहद की मक्खी नजर आ जाए। शहद की मक्खी नहीं है, खत्म हो गई है, और इन फूलों के ऊपर इतनी परिंदे आपके खत्म हो गए। आप तो हमें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जुगनू खत्म हो गया है, तो हमें लगता है कि शायद इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके अलावा ये हमारी वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, डिफॉरेस्टेशन है, लाइवलीहुड्स फॉर स्मॉल फार्मर्स है। ऑब्वियसली वजह से सर ने कहा कि फार्मिंग जो है ना, जो लोग फार्मिंग पेशेस हैं वो कहते हैं कि कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा नहीं है। तो मिडल मैन का यही, हाँ वही मैंने, हम डायरेक्टली हम फार्मर से फार्मर को ओन नहीं करते, ठीक है। हम फार्मर को अगर वो इज्जत दें ना, नेब्रास्का में मैं गई तो नेब्रास्का की उनकी स्टेट कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर, उनकी जो कैपिटल की बिल्डिंग थी उसके ऊपर एक किसान का मुजस्मा लगाया हुआ था, ऐसे स्टैचू बनाया हुआ था किसान का, और वो ऐसे कुछ फेंक रहा है दाने ना, मतलब वो किसान को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, इतनी कदर करते हैं। वो कहते हैं कि हम किसान की वजह से हमने जितनी भी तरक्की की है, वो हमारे फार्मर्स, हम फोर फादर्स जो हमारे फार्मर्स थे, हम उनकी, उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स के स्टैचूज के ऊपर उनको लगाया हुआ है। मैं भी उसका एक मैग्नेट लेके आई नेब्रास्का से, मैंने अपनी फ्रिज के ऊपर लगाया कि मैं देखती रहूं। तो वो किसान को इतनी इज्जत देते हैं। तो यहाँ तो फार्मिंग ऐसा पेशा है कि वो लगता है कि जिसको कुछ नहीं आता, या जो जिसके पास जो है ना और कुछ करने को नहीं है, व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो लोग, तो इसीलिए एग्रीकल्चर पीछे है कि हम पढ़े लिखे लोग उसमें आते नहीं। अगर हम आप लोग आए जिनके पास अब टेक्नोलॉजी है, हम AI का यूज करना जानते हैं, हमें मार्केटिंग आती है, हमें अमेजोन पे काम करना आता है, हमें शॉपिफाई अकाउंट्स बनाने आते हैं, तो अगर हम लोग फार्मर के साथ अगर हम लिंक हो जाएं और फार्मर की प्रोड्यूस को हम सिर्फ सबसे बड़ा फार्मर बेचारे का मसला क्या है? मार्केट। वो अपनी प्रोड्यूस को मार्केट नहीं कर पाता। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान उसकी कॉस्ट किस चीज पे आती है? इनपुट्स पे।
अगर उसकी फर्टिलाइजर पे, उसकी पेस्टिसाइड पे, उसकी वीडीसाइड पे अगर कॉस्ट ना आए ना, इनपुट कॉस्ट उसकी कम हो जाए, तो फिर प्रॉफिटेबल है। फिर आपकी जितनी प्रोड्यूस होगी आपने बेचनी है, ठीक है। तो हमारी इनपुट कॉस्ट फार्मर की बहुत ज़्यादा है, वो जिसकी वजह से फिर जो है ना वो प्रॉफिटेबल नहीं है। वो उसके ऊपर वो पानी लगा रहा है, वो पैसों से खरीद के पानी लगा रहा है, फिर उसके ऊपर स्प्रेज कर रहा है, फिर उसको फर्टिलाइजर एक डोज डाल रहा है, फिर दूसरी डोज, फिर अगले साल वो 4 डोजेज हो जाती हैं, वो बढ़ा रहा है। फिर अब नए नए कोई ऐसी कोई फैंसी चीज़ें आ गई हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अलग स्प्रे करें। पहले तो सिर्फ एनपीके था ना, अब एनपीके से भी बात बढ़ चुकी है। अब तो ये जिंक का पैकेट है, ये सल्फर का है, ये मैग्नीशियम है, इसको फोलियर स्प्रे कर दें। ऐसी ऐसी आगे वो किसान बेचारा बस ले के इनपुट्स ही डाली जा रहा है कि किसी तरह उसकी क्रॉप अच्छी हो जाए। तो ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट इसकी है। तो हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, आपकी सबसे ज़्यादा इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है। आपने कोई फर्टिलाइजर, क्योंकि हम केमिकल तो डाल ही नहीं रहे हैं, तो आपकी इनपुट कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। तो जब इनपुट कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियसली फिर जितना उसका प्रोडक्ट है वो उसका प्रॉफिट होगा, वो जब उसको सेल करेगा तो। अच्छा, ये जो हमारे साथ न्यूट्रिशन वाले लोग बैठे हैं, ये थोड़ा सा मुझे पेस्टिसाइड्स का बताएंगे कि हमारे फूड में किस तरह से पेस्टिसाइड्स आती हैं और हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है। न्यूट्रिशन वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा बताएं हमें। अच्छा, हम लोग जब मार्केट में औरतें खासतौर पे जाती हैं, जब या हम जब कुछ लेने जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि कैसा, अगर आप सब्जी लेनी जाते हैं तो कैसी सब्जी हो, चमकदार, रंग साफ सुथरा, गोभी ऐसे चिट्टी सफ़ेद गोभी हो, ठीक है। और आपको अगर आप बोले अदरक लें तो उसको तो बिल्कुल छीलना ही ना पड़े, लहसुन आपका अगर छिला हुआ आ जाए तो बेस्ट है, ठीक है। और आपकी लीफी वेजिटेबल्स अगर बड़े बड़े पत्ते हों, चमकदार पत्ते हों, और अगर हम फ्रूट लें तो साफ़ सुथरा, धोने की भी ज़रूरत ना पड़े, ऐसे चमकता हुआ फ्रूट हो, तो ये फिर उसके लिए क्या है, फिर फार्मर उसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे कर, फिर उसके ऊपर उसने दवाइयाँ लगाई हुई हैं, ठीक है। और एक कहते हैं जब आप पेस्टिसाइड्स लगाते हैं तो एक मिनिमम एक हार्वेस्ट इंटरवल होता है, उसको पता नहीं पीएचआई के कुछ, हाँ, प्री हार्वेस्ट इंटरवल पीएचआई बोलते हैं। तो वो ये होता है कि आपने एक लास्ट पेस्टिसाइड स्प्रे किया तो उसके कुछ टाइम आपने उसको जो है वो बेचना नहीं होता, प्रोड्यूस को रखना होता है और फिर मार्केट में जाए ताकि उसके जो रेजिड्यूज हैं वो कम हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि फार्मर जब मंडी से जाने से पहले फ़ौरन उसी वक्त करता है ताकि ये जब तक मार्केट पहुंचे, क्योंकि मार्केट चैनल में इतने मसले हैं हमारे कि मार्केटिंग इतनी मुश्किल है और ना कोई चिलर्स हैं ना स्टोरेज रूम्स हैं। तो फार्मर कोशिश करता है कि जब तक मेरा मार्केट में पहुंचे वो फूड सेफ हो, तो उसके ऊपर सही दबा के दवाइयाँ लगा के और वो मार्केट में आता है। और अक्सर आपने देखे जब मैंगोज हमारे घर में आते हैं या फ्रूट, तो आप मैंगो की पेटी खोलें या वैसे तो आपको एक स्मेल सी आती है उसके अंदर से, वो जो उसको पकाने के लिए थाइलीन वाला पत्थर डालते हैं या जो उसके ऊपर स्प्रेज हुए होते हैं। तो जिन लोगों की अगर स्मेल की हिस्स जो स्मोकिंग नहीं है या वो, तो आप अगर जब सब्जी या फ्रूट को स्मेल करते हैं तो उसमें से स्मेल आती है आपको। और वैक्स वाला एप्पल खाएं तो आपको पता चलता है कि उसकी जो स्किन है वो उसके ऊपर प्लास्टिक की तह लगी हुई है। तो वो हम तो खा रहे हैं हम चीज़ों को, कितना हम धोते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा यही करते हैं कि हम उसको पानी के नीचे हल्का सा धोया, तो पानी से धोने से क्या, न्यूट्रिशन वाले बताएंगे पानी से धोने से चली जाते हैं जो उसके ऊपर टॉक्सिन्स होते हैं या जहर जो लगी हुई होती नहीं जाती। और कम से कम क्या कहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आपको सिक्योर आप चाहते हैं कि हो तो क्या करेंगे, हाँ, कहते हैं सिरके वाला पानी भी है, या 20 मिनट तक कम से कम जो आपकी सब्जियां हैं ना, 20 मिनट तक वो पानी जो बेकिंग सोडा होता है उसमें अगर आप उसको घोल के रख दें थोड़ी देर 20 मिनट तक, तो वो आपके कुछ रेजिड्यूज किसी हद तक कम हो जाते हैं। काटें या उसको छिलका उतार, फिर आपके वो पील के अंदर हम कहते हैं उसके छिलकों में जो फादियत होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको नहीं मिलते, ठीक है। तो बाजार, जब भी आप लोग भी बाजार जाएं तो जो ऑर्गेनिक फूड होगा वो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक, तो खैर पाकिस्तान में तो पहले ट्रस्ट इश्यूज ही बहुत हैं कि जो ऑर्गेनिक है कि बेच भी रहे होते हैं तो पता नहीं वो कितना को ऑर्गेनिक होता है। लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान पूरे में वो सेल भी करते हैं और हम फार्मर मार्केट में स्टॉल्स भी लगाते हैं, जो औरतें ऑर्गेनिक फूड या पाकिस्तान में भी जो बाकी औरतें ऑर्गेनिक फूड कर रही हैं हम उनसे परचेज करते हैं और फिर डिफरेंट जगहों पे स्टॉल्स लगाते हैं। तो जो गोरे आते हैं तो वो ये नहीं देखते कि कौन सा खूबसूरत, वो जो टेढ़ा मेढ़ा ब्लेमिशेस वाला जो इसके ऊपर कोई कीड़ा लगा हुआ होगा वो उठा लेंगे। और आपके घर में भी अगर कोई गोभी आए और उसको कीड़ा लगा हुआ हो, उसमें से निकल रही है, कोई बैंगन में से कीड़ा निकल रहा है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखे मेरी मेड भी जो काम करने आती है, जो हमारी फैमिली में जो लड़कियाँ हैं सब्जी काट रही होंगी तो आधी से ज़्यादा सब्जी तो फेंक देंगी जो कीड़े वाली होगी, या उसको निकाल के फेंक देंगे, या कहेंगे कि ओहो ये तो गंदी सब्जी है, कीड़ों वाली, भाई ले आया कीड़े वाली सब्जी है सारी। तो जिसके ऊपर कीड़ा आ रहा है या थोड़ी सी शक्ल उसकी अच्छी नहीं है सब्जी की, इसका मतलब है उस फार्मर ने उसके ऊपर कम। और मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग पाकिस्तान में कोई जो सब्जियां उगाने वाले जो छोटे फार्मर हैं वो इतनी ज़्यादा दवाइयाँ स्प्रे भी नहीं करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी वो महंगी दवाइयाँ आती हैं इतने वो कि वो जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते उनको लगाएं। तो जो आप छोटे फार्मर से खरीदे, बड़ी मंडियों के अलावा जो छोटे फार्मर्स हैं उनसे खरीदेंगे तो आपके पेस्टिसाइड या जो केमिकल्स होंगे वो कम होंगे।
एज़ कम्पेयर टू आप बड़ी मेट्रो स्टोर से ले रहे हैं, आप बड़े स्टोर से ले रहे हैं ऑर्गेनिक के नाम पे, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वो ज़रूर उन्होंने किया हुआ होगा। स्ट्रॉबेरीज देखें, जो सबसे पेरिशेबल जो कमोडिटीज़ हैं, जैसे फ्रूट्स हैं आपकी, स्ट्रॉबेरी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो स्प्रेज हुए होते हैं, ग्रेप्स पे सबसे ज़्यादा, जो जो मतलब जल्दी ख़राब होने वाली कमोडिटीज़ हैं। इसके अलावा हमारी जो चेरी है, जैसे जो पेरिशेबल है, जो जल्दी ख़राब हो जाए, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, और ये हेल्थ के लिए उतने ही अच्छे हैं। स्ट्रॉबेरी के लिए क्या न्यूट्रिशन वाले बताएंगे, स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, स्ट्रॉबेरी में एक कंपाउंड है जो कि एंटी एजिंग होता है, ठीक है, फ्लेक्टिन के कुछ फ्लेक्सिन इस तरह से करके उसका नाम है, वो स्ट्रॉबेरी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो एंटी एजिंग होता है। तो जितनी जब सीजनल जब आए तो उतनी आप स्ट्रॉबेरी खाएं, लेकिन फिर उसको ये कि अगर आप ऐसे फार्मर से लें, अब एग्री टूरिज्म वालों के साथ, आप लोगों को शायद एग्री टूरिज्म के साथ है वास्ता नहीं, एग्री टूरिज्म वाले जो है बहुत सारे इवेंट्स कराते हैं, कौमी दिन मनाते हैं, कभी स्ट्रॉबेरी का कौमी दिन है, कभी केले का है, कभी अंगूर का है, तो वो ऐसे फार्म्स पे जाके वो दिन सेलिब्रेट करते हैं जहाँ पे ये फसल जो है वो लग रही होती है, ताकि आप डायरेक्टली फार्मर से जाके कंज्यूम करें। और जो मोस्टली जो ऑर्गेनिक होता है कि जहाँ पे कोई स्प्रेज नहीं होते, कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज हुए होते, तो ऐसे इवेंट्स में आप लोग भी जाया करें, फैमिलीज को लेके जाया करें, फार्मर्स के साथ दोस्ती लगाएं, आसपास देखें कौन से किसान हैं जो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं, जो छोटा किसान है। और अगर किसान को आप थोड़ा सा उसकी फसल पहले से उसको कहेंगे ना, भाई मैं तुमसे खरीदूंगा, अगर तुम स्ट्रॉबेरी लगाते हो बगैर उसके, तो मैं तुमसे जो है ना 10 डब्बे में जैसे ही स्टार्ट होगा मैं तुमसे खरीद लूंगा। तो फार्मर को क्या पड़ी है कि वो उल्टा पैसे लगा के और जो है ना उसके ऊपर केमिकल लगाए, उसके ऊपर पेस्टिसाइड लगाए, उसको जो है ना स्टोरेज ज़्यादा देर स्टोरेज करने के लिए, मार्केट भेजने के लिए उसको तो लगाना पड़ेगा ना। जब उसको पता है कि मेरी प्रोड्यूस जो है वो मेरी यहीं से ही चली जाएगी, मेरे फार्म से ही कोई खरीद लेगा, तो वो फिर नहीं लगाएगा केमिकल। तो फार्मर्स को ओन करे। फार्मर को ओन करने का और क्या तरीका है, एक तो ये तरीका फार्मर को ओन करने का कि आप फार्मर से प्री बुकिंग कर लें। आपके इर्द गिर्द कोई फार्मर्स हैं, आपकी फैमिली में हैं, आप जिस एरिया में रहते हैं उसके, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द जो छोटे फार्मर्स हैं, आप उनको ओन कर लें। उसको कहो भाई इसको ये वाला, तुम्हें अगर नाली वाला पानी मत लगाना इसको, ठीक है, गटर वाला पानी मत लगाओ, मैं तुमसे सारी सब्जी अपनी सोसाइटी के लिए खरीदूंगा, ठीक है, मैं तुमसे फल इतना खरीद दूंगा। सोसाइटी के लिए चाहे ना भी खरीद लें, अपने जैसे लोगों को डिमांड एंड सप्लाई की वही बात है कि डिमांड एंड सप्लाई, जब हम डिमांड करेंगे तो सप्लाई भी आएगी, ठीक है। तो आपने फार्मर से, हम छोटे फार्मर इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, कोई और मुझे कोई, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि फार्मर को हम किस तरह से ओन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले को। हाँ, उसकी मार्केटिंग करें, कोई एक सेंट्रल स्टोर बना दे। मेरा भी ये, हाँ, मैं इस पे काम कर रही हूँ। हमारे साथ तकरीबन 3,000 जो है फार्मर्स मेरे साथ काम करती हैं, जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन है। वो तो जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है ऑर्गेनिक, हम उनको कॉल करते हैं, वो जो एक रिवायती तरीका है बस में भिजवा रहे हैं कोई भी। तो अब मैं इस पर थोड़ा सा वर्किंग कर रही हूँ कि हम एक सेंट्रल वेबसाइट बनाएं, और जिसके ऊपर जितने भी हमारे ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, वुमेन हैं या मेल फार्मर हैं, वो सारे अपनी अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे रखें, और फिर कोई एक सेंट्रल वेयर हाउस हो, कोई आपने सेंट्रल वेयर हाउस बनाए, वो प्रोडक्ट्स वहाँ पे हों, और फिर जब किसी को चाहिए हो, जैसे दराज में हम शॉपिंग करते हैं, वो तो वो उसके पास पहुँच जाए प्रोड्यूस। तो हम इस तरह से एक फार्मर को ऑन कर सकते हैं। मार्केटिंग में हेल्प, अगर फार्मर उसको वो खेत से टाइम नहीं मिल रहा है, या उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, या उतनी उसको नॉलेज नहीं है उन चीज़ों का, तो हम उसको, हमारे यहाँ होने का, यूनिवर्सिटीज़ में होने का या पढ़ने का ये फ़ायदा है कि हम उसको हेल्प आउट करें, बजाय इसके कि हम सोचें कि फार्मर का काम है वही करे, बस मुझे मेरा खाना। ये कुछ सालों तक आपको खाना मिल रहा है, कुछ सालों बाद ये खाना नहीं मिलेगा। आफ्टर 20 ईयर्स ओनली दोज हु नोज हाउ टू ग्रो विल बी ईटिंग। हम तो वही खाना खा रहे होंगे जिसको लगाना आता होगा। और जिन लोगों को पता नहीं है कि कहाँ से आता है खाना, मूली कैसे उगती है, गंदम कैसे लगती है, चावल कहाँ से आता है, कौन सा रीजन फ्रूट्स दे रहा है, कौन सा रीजन आपकी डेट्स दे रहा है, तो वो उनको खाना भी नहीं मिलेगा। और ये फिर जो हमारा जितनी हम जो डेवलपमेंट के नाम पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये उसका हम क्या करेंगे। तो फार्मिंग ऐसा नहीं कि अब कोई आपकी हॉबी है, हम एज अ हॉबी इसको स्टार्ट कर दें, या एज अ कोई प्रोफेशन, या नेक्स्ट कोई हम कोई काम हमने इसमें बिजनेस करना है। ये हमारे लिए ज़रूरी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रीकल्चर हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। अब हमने जितनी हमारी पॉपुलेशन जिस तरह से ग्रो हो रही है, जितना क्लाइमेट हमारी जीडीपी को जितना इम्पैक्ट कर रहे हैं, हम पीछे से पीछे होते जा रहे हैं। अभी हम पिछले 2025 के फ्लड्स के अभी हम इससे रिकवर नहीं हो रहे। आपकी जितना एग्रीकल्चर, आपने देखा प्राइसेस में कितना आपके अब फ़र्क आया है। अभी रमज़ान आएगा तो आप देखिएगा कि कितनी महंगी हो जाएंगी आपकी सब्जियां। तो कोई चीज महंगी कब होती है, जब उसकी सप्लाई उतनी नहीं आ रही होती, जब प्रोडक्शन उतनी नहीं आ रही होती। तो अभी जो 2025 का फ्लड है, अभी हम इसी से नहीं निकल पा रहे होंगे। अभी जो आपका अफगान बॉर्डर बंद हुआ है, उसकी वजह से हमारी प्राइसेस, कितनी इन्फ्लेशन आपकी बढ़ गई है, प्राइसेस, फ्रूट प्राइसेस, आपकी सब्जियों की प्राइसेस। तो अभी हम इसी 2025 के फ्लड से नहीं निकल पा रहे होंगे, तो 2026 में फिर मूनसून आ जाएगा।
तो हम तो अभी उसी की तैयारी ही नहीं कर रहे, हम इसी से नहीं निकले, अगला आ जाता है, अभी हम उससे नहीं निकलते अगला आ जाता है। तो अभी हम इसके लिए क्या है, अभी से प्लानिंग करनी है। तो अभी से हमें देखने के कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें कहाँ, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर है कि हमें ज़राअत पे, हमें अपना खुराक होगी तो सर्वाइव कर जाएंगे। सिर्फ वो फिट, हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, जो मतलब आप सर्वाइव कर जाएंगे। अगर आपकी खुराक है, खाने की चीज़ें, तो आप कोई जंग, कोई क्लाइमेट चेंज, कोई आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास आपके ज़खायर पड़े हैं, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा पड़ा है, सब कुछ है, लेकिन खुराक नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और दुनिया, पूरी दुनिया कैसे कंट्रोल, यूएसए कैसे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, फूड के ऊपर उसका कंट्रोल है, मोनोपोली क्या है। जो हाइब्रिड सीड्स हैं, जो हम ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स, जो कंपनी है, इनका क्या, ये दुनिया पे होल्ड इन्होंने किया हुआ है। आप जब हाइब्रिड सीड लेते हैं, हाइब्रिड सीड क्या होता है, एनीबॉडी, हाइब्रिड सीड क्या है, जो अभी हम बीज लगा रहे हैं वो क्या है, हाइब्रिड है ना, क्रॉस कर, डिफरेंट वेराइटीज़ को क्रॉस कर करके कि जो है ये सेब जो है वो इतना साइज़ उसका बड़ा हो, उसका कलर ज़्यादा रेड हो, और उसके अंदर बीमारियां ना आए, तो वो क्रॉस कर कर करके ऐसा हाइब्रिड सीड है। तो जब अभी जितना भी एग्रीकल्चर हो रहा है वो सारा क्या है, हाइब्रिड सीड से हो रहा है। हम वही, हमारे देसी सीड्स तो ख़त्म हो गए। पहले कोई एंसेस्टर्स जो हमारे हैं वो किस तरह से सीड्स कैसे काम करते थे, कोई बताएगा जिसका फार्मिंग बैकग्राउंड है, कि पहले गांव देहातों में कैसे बीज कैसे इस्तेमाल होता था, कौन सा बीज इस्तेमाल हो। सर आप नहीं, आप ये जो बच्चों को ज़रा बोलने दें जो बिल्कुल ही नहीं बोल रहे, जो फार्मिंग से हैं, जो जिनके दादा परदादा बाबा कोई एग्रीकल्चर में थे, तो वो बीज कहाँ से लेते थे। हाँ, सीड बैंक्स, वो गांव देहातों के अपने ही सीड बैंक्स होते थे, वो एक दूसरे से लेके उसकी फसल अच्छी हुई तो उसका सीड उसने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उसको फिर वापस कर देता था जब उसकी ग्रोथ हो। हमने भी सीड बैंक इंट्रोड्यूस कराया फार्मिंग, चकवाल कम्युनिटी में औरतों में हमने सीड बैंक लगाया, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल उस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि हाइब्रिड सीड आ गए, वो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा होता है देसी सीड की निस्बत। तो देसी बीज हमारे ख़त्म हो गए हैं। आपके देसी बीज जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट थे, कि जो आपके देसी बीज थे उनकी एक जो देसी बंदा होता है, जो एक इन्वायरमेंट में रह रहा होता है ना, तो वो वहाँ के जो तौर तरीके होते हैं, जो वहाँ की आबो हवा होती है, वहाँ के लोग होते हैं, वो उनको समझ जाता है और वो उस तरह से अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, देसी बीज भी ऐसे ही हैं, जो सदियों से देसी बीज हम उगा रहे थे ना, तो उनके अंदर रेजिस्टेंट, उनको पता था कि अच्छा क्लाइमेट, पानी की कमी होगी तो हमने कैसे ग्रोथ को मेंटेन करना है, बीमारी ये वाली आती है इस इलाके में बार बार, तो वो सीड ने अपने आप को वैसे ही जो है ना डेवलप कर लिया, अडेप्ट कर लिया। तो देसी सीड की अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके इन्वायरमेंट में। लेकिन अब जब हाइब्रिड सीड आ गए तो वो देसी सीड भी जो है ना वो ख़त्म हो गए। अब आपको कोई सब्जी का देसी सूड, हम पाकिस्तान में कोशिश करें कि हम देसी बीजों को जो है ना उनको दोबारा से लेके आएँ, कि लोगों को प्रमोट करें। हम औरतों को जब किचन गार्डनिंग की मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो गांव देहातों के देसी बीज, जो उन्होंने वो बालों वाला जो टींडा होता है उसके बीज अगर किसी ने रखे हुए हैं, या जो तोरी पुरानी, जो वो ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की तोरी होती थी, कोई उसका बीज रखा हुआ है तो हम वो मल्टीप्लाई करें, क्योंकि देसी बीज हम, और हाइब्रिड की एक मोनोपोली है, मार्केट पे कंट्रोल है। आप जब हाइब्रिड सीड ले लेते हैं ना, तो फिर आपके इनपुट्स उतने ज़्यादा हो जाते हैं। आपको हाइब्रिड सीड को ग्रो करने के लिए बजाय, बेशक आपको प्रोडक्शन ज़्यादा देता है, उसको फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा चाहिए होगा, वो कहेगा फर्टिलाइज़र ले लो। ठीक है, जो फूड मार्केट्स है उनका ये है, मार्केट ऐसे वो चला रहे हैं कि वो हाइब्रिड सीड आपको बेचते हैं, फिर वो आपको कहते हैं कि अब इसके ऊपर ये वाला स्प्रे करोगे तो ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट, फिर आप स्प्रे ले लेते हैं। फिर वो आप बोलते हैं इसके ऊपर ये बीमारी आएगी, इसको ये वाली दवाई अगर डालोगे ना तो फॉलियर स्प्रे कर दो तो ये तुम्हारा कीड़ा चला जाएगा, फिर वो डाल, इसके ऊपर ये जड़ी बूटी आएगी, इसके ऊपर ये स्प्रे। उन्होंने अपनी एक मार्केट आपकी चलाई हुई है। ठीक है, हम वो फार्मर खरीदता जाता है, खरीदता जाता है, खरीदता जाता है, इनपुट्स पे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है और आपकी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है, आपकी बायोडाइवर्सिटी खत्म, वहाँ से आपका इकोसिस्टम खत्म। कितने केंचुए कभी नजर आए जमीन में? अब आप जमीन खोदे कभी केंचुए नजर आते हैं? पहले तो बारिश होती थी, आपको ऐसे ही आम फर्श पे केंचुए नजर आ जाते थे, अब कोई केंचुआ नजर ही नहीं आता। और अब हम उसको फैंसी टर्मिनोलॉजी वर्मी कंपोस्ट बनाएं। ये ऑस्ट्रेलियन, जो मैं ये वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पे बता रहे थे, ये ऑस्ट्रेलियन अर्थवॉर्म है, ये कलरफुल अर्थवॉर्म, ये अफ्रीकन अर्थवॉर्म है, ये इतनी अच्छी खाद। भाई केंचुए हमारे अपने लोकल ज़मीनों में इतने, हमारा जो यहाँ का देसी जो हमारा है अडेप्टेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है, हमने उसको ही ख़त्म कर दिया, दवाइयाँ डाल 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 के वो ख़त्म हो गया केंचुए। अभी ये जो हम फर्टिलाइज़र है यूरिया, जो अगर आप कभी केंचुआ आपको नजर आए और आप यूरिया के 2 दाने बस उस केंचुए के ऊपर डालें, वो तड़प तड़प के मर जाएगा उसी जगह पे। तो आपने अपनी सॉइल की बायोडाइवर्सिटी तो बिल्कुल ख़त्म कर दी है।
तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें लगता है कि हम अभी अच्छा, और एग्रीकल्चर पाकिस्तान में जितना भी एग्रीकल्चर हो रहा है ना, वो एट द कॉस्ट ऑफ क्या हो रहा है, आपकी फर्टिलाइजर्स और पैसे। वो ऐसा नहीं कि हमारी कोई लैंड बढ़ गई है एग्रीकल्चर की, या हमारी कोई यील्ड ज़्यादा हो गई है, वो किस कॉस्ट पे हम कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट पे, ठीक है। तो ये कुछ अरसे तक तो ये फर्टिलाइजर की कॉस्ट पे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ले हैं, जब तक हम डालते रहेंगे फर्टिलाइजर, हमें प्रोडक्शन कुछ अरसा मिलती रहेगी, कुछ सालों तक, लेकिन कुछ अरसे बाद ये फिर ख़त्म हो जाएगी। फिर हम कहेंगे कि जो हमारा हम कहते हैं जीडीपी में हमारी एग्रीकल्चर का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट, वो ख़त्म हो जाएगा। आपकी रॉ मटेरियल जो है ना, सारा जो एग्रीकल्चर से आ रहा है, सारी इंडस्ट्रीज आपकी एग्रीकल्चर से चल रही हैं। आपकी कौन सी इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर के बगैर चल सकती है? और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो शोबा है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि हमें लगता है कि इंडस्ट्रियाँ शायद ऐसे ही है, कॉटन इंडस्ट्री ऐसे ही चल रही है, लेदर इंडस्ट्री ऐसे ही चल रही है, आपकी शुगर इंडस्ट्री ऐसे ही चल रही है। ये सारी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल तो आपका एग्रीकल्चर दे रहा है, और यही लीस्ट इंपॉर्टेंट हम इसी शोबे को देते हैं। एग्रीकल्चर पे बात करना तो हम दूर की बात, हम कभी जाते भी हैं गांव देहात में भी जाते हैं, तो हम लोग वो वॉक शॉक करके बाबू बन के ये वो हम वापस आ जाते हैं। हमने कभी फार्मर के साथ बैठ के डिस्कस नहीं किया कि भाई तुम क्या करते हो, कैसे खेती बाड़ी कर रहे हो, क्या मसाइल हैं तुम्हारे, तुम्हें मार्केटिंग में क्या इश्यूज आ रहे हैं, तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। कभी हमने किसी फार्मर से ऐसे कहा है? नहीं कहा। और कभी हम मतलब हम सोचते भी नहीं है कि यार फार्मर बेचारा जो है इतना फूड हमारे लिए उगा रहा है और हम उसकी वजह से खाना खा रहे हैं। कभी हमने उसको थैंक यू कहा हो, कोई फार्मर डे पे कभी कोई जो है ना इसको थैंक यू नोट किसी फार्मर को भेजा हो, या फार्मर को कोई बेचारे को क्या थैंक यू क्या चाहिए, उसको बस ये कि उसकी जो प्राइस है वो उसको मिल जाए। और ये वो हुकूमत वाली पॉलिसीज़ की तो मैं बात नहीं करूँगी, जो हमारी फूड मिनिस्ट्री है, जो हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ हैं, और जो हमारे रेट्स जो होते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है ना, वो हम शायद हमारे लेवल की वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन ये कि जब तक ऊपर से गवर्नमेंट से पॉलिसीज़ नहीं आएंगी, या ऊपर से जो है इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, या इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी एग्रीकल्चर को, तो फिर शायद हम इसको इतना फ्लरिश नहीं कर पाए। वो भी ज़रूरी है कि उन चीज़ों पे भी काम हो, फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई जाए। अभी तक जितनी भी फार्मर हैं, जो एग्रीकल्चर में जो लोग हैं, उनको पता है कि जितनी भी पॉलिसीज हैं वो फार्मर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। अभी हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो मेरे कोलीग्स जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में काम करें, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो लोग जब गंदम का रबी सीजन जब सर्दियों का स्टार्ट होता है, तो वो पूरा साल कह रहे थे गंदम उगाओ, किसानों के पास जाके गंदम उगाएं, ये सब्सिडी ले लें, ये ट्रैक्टर ग्रीन ट्रैक्टर आ गया, ये वाली हम आपको बीज दे रहे हैं, सारा कुछ। लेकिन जब फार्मर बेचारा उगा लेता है, तो फिर इन द एंड जो है ना, जब वो उसकी फसल आ जाती है, तो फिर कोई खरीदने वाला नहीं होता है, उसकी प्राइस नहीं होती। तो हमें फार्मर को ओन बात करने का मकसद ये है कि हमने फार्मर को ओन करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम फूड सिक्योर हो, हमारी हेल्थ बेहतर हो, हमारी जो कमिंग जनरेशंस हैं उनकी जो है ग्रोथ अच्छी हो, या हमारी क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स जो है वो कम हो, तो हमें फार्मर को रिस्पेक्ट भी देनी होगी, उसकी फ्रेंडली पॉलिसीज और इंटरवेंशंस और प्रोग्राम्स ऐसे बनाने होंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। ये हमारी एक वुमेन फार्मर ही है, ये बैठी हुई है, जिनके चकवाल में नाड़ा मुगला गाँव है, वहाँ पे हमने एक मॉडल ऑर्गेनिक फार्म बनाया हुआ है। तो उस पर हम जो डिफरेंट मॉडल्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह कर सकते हैं, सीड बैंक कैसे बनाते हैं, बीज को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स कैसे बना सकते हैं, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की आपकी एग्रीकल्चर ऐसा ना हो वो जैसे अभी मैं बात करें, अभी जो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। हम अभी प्रोडक्शन ले रहे हैं तो एट द कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स इनपुट्स हम ले रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद ये नहीं मिलेगा, तो इट मीन्स कि इट्स नॉट सस्टेनेबल, ये सस्टेन नहीं करेगा, कुछ साल बाद ये आपका फेल हो जाएगा सिस्टम। आपकी जितनी वाटर स्कार्सिटी का जो इशू चल रहा है, जितनी बायोडाइवर्सिटी लॉसेज हो चुके हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका ये एग्रीकल्चर सिस्टम जो है फेल हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, एक सोल्यूशन है इसको सस्टेन करने का, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये सिस्टम लॉन्ग टर्म सस्टेन करे, तो फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग ही सोल्यूशन है। कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है आप क्या है कि आपकी सॉइल, वाटर, इन्वायरमेंट, आपकी ह्यूमन हेल्थ, आपकी जो है वो चीज़ें सब जो है वो सस्टेन हो रही हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता क्या है कि आपने जो कुछ भी नहीं करना, जो नेचुरल तरीके से आपकी सदियों से जो एग्रीकल्चर जो हमारे आबाओ अजदाद कर रहे थे, जो इंसेस्टर्स कर रहे थे, आपने उसी सिस्टम को बस फॉलो करना है। आपने कुछ उसमें कुछ इंटरवीन, जो ह्यूमन इंटरवेंशन है ना, जो इंटरफेरेंस है, ह्यूमन इंटरफेरेंस, वो कम से कम हो आपकी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने नेचुरल तरीके से उगने दें चीज़ों को। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली आपकी कम से कम इनपुट्स है, ठीक है। और अगर कोई इनपुट डाल भी रहे हैं आप, तो वो कैसी इनपुट हो जो कि सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करे। आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्रीकल्चर तो सारी आती आपकी ज़मीन से है ना। अगर हम स्पिनच खा रहे हैं, हम कहते हैं कि हम पालक खाते हैं, तो हमें क्या मिलता है,
आयरन मिलता है। तो वो आयरन कहाँ से आता है? स्पिनच कहाँ से लेती है? ज़मीन से ही लेगी ना, सॉइल से लेगी। तो अगर आपकी सॉइल में ही स्पिनच में आयरन नहीं है, आपने उसको फर्टिलाइज़र्स डाल दिए हैं, आपने उसकी नाइट्रोजन आपने डाल के ज़मीन की उसको टॉक्सिक कर दिया है, तो आयरन वो स्पिनच में तो आयरन ही, आप भेजें पूरी भरी हुई प्लेट आप आयरन की पालक की खा लें, तो आपको तो आयरन नहीं मिलेगा ना, ठीक है? अगर आपकी ज़मीन में ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, आपका ज़िंक नहीं है, तो आप जब बेशक जितना भी फूड भर के खा लें, तो आपका तो न्यूट्रिशन नहीं पूरा हो रहा। और हम अब कहने को तो वो सैलेड्स वगैरह आजकल बड़े लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, हम सैलेड्स खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं और हमारी प्लेट जो है ना वो हम रंगीन, लेकिन जब तक वो ऑर्गेनिक फूड नहीं होगा, ऑर्गेनिक तरीकों से नहीं आएगा, तो उसकी वो चीज़ें न्यूट्रिशन नहीं होगा, पूरी नहीं होगी। तो सबसे ऑर्गेनिक में सबसे आपकी पहली चीज़ क्या है? सॉइल हेल्थ। आपने सॉइल हेल्थ को देखना है। अगर आपकी सॉइल ठीक हो गई ना, तो इसका मतलब है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग आप आराम से कर लेंगे। और सॉइल हेल्थ कितने टाइम में ठीक होगी? आपको क्या लगता है कि अगर हम ऑर्गेनिक सॉइल में आज से आपने केमिकल डालना छोड़ दिया, आपने सोचा कि मैं अब फर्टिलाइजर नहीं डालूंगा, तो आपको क्या लगता है कितने साल लगेंगे इसको? 3 to 5 years। थ्री मिनिमम 3 years में रिक्लेम हो जाती है। लेकिन अगर आप फुल प्रोडक्टिविटी जितनी आपकी केमिकल से आ रही है, तो 5 साल तकरीबन लगते हैं, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सॉइल हेल्थ, आपने सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। तो सॉइल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करेंगे? क्या डालें सॉइल में कि उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाए? ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट तो एक फैंसी वर्ड है ना, ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करके ये वो। तो और सॉइल की हेल्थ कैसे इंप्रूव होगी? उसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या है कि जो आपका बायोमास है, जो चीज़ हमने ज़मीन से निकालनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम उससे आयरन निकाल रहे हैं, उससे जिंक निकाल रहे हैं, तो वापस भी तो ज़मीन को तो वापस कुछ चाहिए ना, ठीक है? अभी जो हम ये फर्टिलाइज़र डालते हैं ना, इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है कि ये जैसे हम जाते हैं मार्केट में, आप एक जाके आपने बना बनाया खाना उठा लिया, ठीक है? फॉर एग्जांपल बिस्किट का पैक उठा लिया आपने, या आपने कोई जो है वो बनी बनाई कोई चीज़, केक उठा लिया खाने के लिए, ठीक है? तो ये उसको हम इन फूड्स को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड फूड्स, जो प्रोसेस्ड बने बनाए फूड्स होते हैं। तो जो एग्रीकल्चर में जो हम फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, वो भी पौधे के लिए क्या है? प्रोसेस्ड फूड, बना बनाया खाना है। उसने कुछ भी नहीं करना, ठीक है? सॉइल ने कुछ भी नहीं करना आपकी, वो खाना उसको मिला, उसने ले लेना है, ठीक है? तो वो प्रोसेस, जैसे हम कहते हैं ना घर का खाना, बड़ा घर में आप खुद चीज़ें लेके आएँ और जो है ना खुद खाना अपना बनाएं, ठीक है? तो इसी तरह जो आपने सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो आप सॉइल के अंदर ऐसी चीज़ें डालें कि सॉइल खुद अपना खाना बनाए। तो सॉइल का खाना कौन बनाता है? घर का खाना या सॉइल का खाना, उसके कुक कौन है? हाँ, वो नहीं, और वो बनाता खाना कौन बनाता है? उसके लिए पकाता कौन है? हाँ, माइक्रोब्स, जो सॉइल के माइक्रोब्स हैं, जो जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, राइजोबियम है आपकी, इसके अलावा जो हमारे अर्थवर्म्स की हमने बात की, तो ये सारे सॉइल का खाना। आप उसको रेडीमेड खाना दे देंगे तो सॉइल तो कुछ भी नहीं करी ना, वो तो रेडीमेड खाना। हम भी जब प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो हमें पता है हेल्थ हमारी क्या होती है, हमें वो न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रही, हम ओबीज भी हो रहे हैं, ठीक है? हाँ, ग्रो हम कर रहे हैं, ठीक है? हम कद भी हमारा बड़ा हो रहा है, हमारा वेट भी बढ़ रहा है, ठीक है? बाल भी हमारे बड़े हो रहे हैं, ग्रो हम कर रहे हैं। इसी तरह जब सॉइल में भी हम प्रोसेस्ड फूड या फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो वो हमें यील्ड तो दे रहा है, ठीक है? लेकिन उसकी हेल्थ उस तरह से इंप्रूव नहीं हो रही। तो सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमने उसमें क्या, बायोमास डालना है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर डालना है। और ऑर्गेनिक मैटर के क्या सोर्सेज हैं? हाँ, किचन वेस्ट, सबसे ज़्यादा किचन वेस्ट आपका, जितने हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं, अंडों के छिलके हैं आपके, जो है बाकी कोई फार्मर जैसे खेत में काम कर रहा है तो उसकी कोई डेड ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं। अच्छा, औरतें मैंने देखे जो घरों में जो दरख्त कोई लगा होता है या उसके पत्ते गिर रहे होते, तो हमें सबसे ज़्यादा उलझन उससे हो रही होती है कि किसी तरह ये दरख्त यहाँ से निकल जाए, पत्ते बहुत गंद फेंक रहा है ये, ठीक है? फार्मर फील्ड में किसान नहीं लगाना चाह रहा दरख्त, वो कहता है कि क्या मसला होता है दरख्त से, क्या होता है? फार्मर क्या कहता है? हाँ, कि मेरी फसल शेड से नहीं होती, ठीक है? भाई, जितनी फसल तुम्हें वहां से आधी बोरी जो तुम्हारी फसल की कम हो रही है, तो इन द एंड जो तुम क्लाइमेट चेंज पे जितना आपको फायदा हो रहा है, ठीक है, आपका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इन द एंड आप वो दरख्त बेच सकते हैं। तो उससे जितना अगर हम उसको कैलकुलेट करें, तो वो फिर जो एक आधी बोरी आपकी फसल की कम प्रोडक्शन दे रही है, तो वो भी कवर हो जाती है अगर हम उसको इस तरह से कैलकुलेट करें। और उसके अलावा तो दरख्त की इतनी वैरायटीज, ऐसे ऐसे दरख्त आ चुके हैं पाकिस्तान में, जैसे पॉपुलर है आपका जो सीधा दरख्त ऊपर जाता है, सुंबल का दरख्त है, ऐसी वैरायटीज आ चुकी हैं कि आप वो दरख्त लगाएं तो आपकी फसल भी खराब नहीं होती है, ठीक है? तो हम पत्तों से हम बड़ी चिड़ होते हैं कि पत्तों को क्या, पाकिस्तान में कॉमन प्रैक्टिस क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या करते हैं, किसान भी और हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी
जला देते हैं। हमें सबसे आसान तरीका ये लगता है कि पत्तों को जला दो, ठीक है, सफाई का, हमें सफाई का एक बड़ा खपत है हमारी कौम को ना। हम कहते हैं बस साफ सुथरी चीज़ हो और कोई पत्ता ना हो, कोई उधर टहनी ना पड़ी हो, कोई डेड ब्रांचेस ना हो, सफाई कर दें। तो सफाई के चक्कर में हम वो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है वो हम ख़त्म कर देते हैं। आपके जो लीव्स हैं वो बेस्ट सोर्स हैं आपके ऑर्गेनिक मैटर की, आपके न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बेस्ट सोर्स हैं, लेकिन हम उनको जला देते हैं। तो सॉइल हेल्थ पे अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आते हैं, और ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आप अभी, मैं वो जैसे पहले बात की कि ये वर्कशॉप के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग कल से आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप पहले अपना इसके बारे में थोड़ा स्टडी करें, फार्मर के साथ इंटरेक्ट करें, फील्ड में जाएं, फार्मर्स के साथ बैठें, थोड़ा अपने टाइम स्पेंड करें उसके साथ, इसको ऑब्जर्व करें क्लोजली। फार्मिंग एस एक वो जो फार्मर अभी तक कर रहा है उस बेचारे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो स्टेज पे आया है, ठीक है। तो आप उसके साथ इंटरेक्ट करें कुछ साल। हम जब MBBS करते हैं या इंजीनियरिंग की डिग्री करते हैं तो फौरन क्या डॉक्टर अगले दिन वो डॉक्टर चेकअप करने लग जाता है? वो नहीं लगता, उसको हाउस जॉब करनी पड़ती है, छोटे क्लिनिक्स में बैठना पड़ता है, डॉक्टर्स के साथ असिस्टेंट रखना पड़ता है, फिर जाके आती है। तो फार्मिंग भी कोई ऐसा ही है। आप फार्मिंग ऐसे एक दिन में नहीं आ जाती कि हम आज हमने डिग्री किया या एक वर्कशॉप की और कल हम, जब तक हम फील्ड में टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हम कुछ अर्सा सीखेंगे नहीं। तो हम फार्मिंग को सबसे ज़्यादा कम टाइम देते हैं। हम समझते हैं कि नहीं, इसको तो टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप लोग फार्मिंग के शोबे में आना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल है, बहुत प्रॉफिटेबल है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं, इनोवेशंस हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ है जो हम करके और हम इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको फार्मिंग में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अगर आप पैशनेट नहीं है, आपको सिर्फ पैसा कमाना है, और अगर आपका सिर्फ ये मकसद है कि मैंने लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना हो, मेरे पास पैसा हो, तो फिर आपके इतने बाहर के स्कॉलरशिप्स हैं, बाहर निकल जाएं, बाहर जाके इनकम कमाएं। लेकिन अगर आप लोग पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, मेरे पास भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं बाहर जाऊँ, मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मैं जो है ना, मैं हर वक्त ट्रैवल करती रहती हूँ, बाहर जाती हूँ, मैंने बहुत दुनिया देखी है। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं बाहर जाके रहूँ, बाहर के मुल्कों में रहूँ। मैं जब भी बाहर कहीं भी जाती हूँ, मैं किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को देखती हूँ, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ यार ये चीज़ पाकिस्तान में हो, अगर मैं इसको किसी तरह ले आऊँ तो कितना फ़ायदा हो। तो आप लोगों में भी जिसमें ये पैशन है, जो लोग ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा काम करके जाएं जो हमारी आइंदा जनरेशन्स के लिए फ़ायदेमंद हो, जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो, और जो एग्रीकल्चर है वो इसकी बेस है। आप एग्रीकल्चर में आएंगे तो आप कुछ अपने नेशन के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ प्रॉफिट के लिए, आपने आज कल आप खेत में गए और अगले दिन कैलकुलेटर उठा लिया कि एक कनाल पे मैंने ये लगाया तो मुझे जो है ना 6 महीने बाद कितना प्रॉफिट आएगा, तो फिर आप ना आए इस बिजनेस में, फिर ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट है जब आप कोई काम करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब टाइम लगता है, कुछ टाइम आप उसको देते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। लेकिन एक दफ़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया जो अरबों डॉलर की, US डॉलर की ये दुनिया पैसे कमा रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपने देखा होगा, ये हर्बोगेट वाले हैं, दूसरा वो क्या है, हर्बल कुछ और एक इस तरह का नाम है, ये चिल्तन फ्रूट्स वाले हैं, हम लोग हैं। मतलब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग से कमा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान में भी लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी कुछ कर, लेकिन बहुत कम, जैसे मैंने बताया 1% से भी नीचे लोग हैं कमा रहे हैं। तो आप लोग भी कमा सकते हैं, इसमें बिजनेस भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन टाइम लगेगा, पहले सीखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। और ये भी नहीं कि हर एक के लिए एक ही जैसी, जैसे मैं आपको तरीका बताऊं, मैं आपको कहूँ कि आप लोग सब्जियां टनल फार्मिंग कर लें, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक की ज़मीन जो है वो टनल फार्मिंग से ही उसको प्रॉफिट है। क्या पता उसकी ज़मीन सूटेबल ही ना हो टनल फार्मिंग, वो वैसे ही लगाए तो ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। मैं आपको कहूँ कि आप जो है वो सब्जियां लगा लें तो आप बेहतर है, सब्जियों से बहुत प्रॉफिट है, ठीक है। आप टमाटर, पालक और धनिया, धनिया ही देख ले कितना महंगा है। अभी पहले फ्री में सब्जी वाला डाल देता था, अब नहीं डाल के देता, अब वो 100 रुपये की गट्ठी मिलती है, ठीक है। तो मैं अगर आपको कहूँ कि धनिया का बिजनेस कर लो, बड़ा प्रॉफिट है इसमें, तो आप वो ना करें, ठीक है। आप खुद अपनी लैंड को देखें, आप किस जगह पे बैठे हुए हैं, आपकी ज़मीन कैसी है, और आप शहर में हैं या आप गांव में हैं। और ये भी नहीं कि सिर्फ लैंड हो तो वही लोग फार्मिंग कर सकते हैं। अब तो हाइड्रोपोनिक्स आ गई है, आपकी जो है वो एरोपोनिक्स है, बगैर किसी मिट्टी के, बगैर पानी के, हवा में पौधे लग रहे हैं। हमारे इतने अच्छे अच्छे इदारे हैं जो काम करें, NARC, PRC में कभी गए हैं आप लोग? नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, कभी गए? इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। उन साइंटिस्ट का काम है वो रिसर्च करके आपको दे रहे हैं।
हमने आगे आप जैसे लोगों ने, मेरे जैसे लोगों ने जो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिनको पता है कि ये चीज़ है, जिनके पास ये नॉलेज है, ठीक है, रिसर्च पेपर्स हज़ारों कितने पब्लिश होते हैं। एचईसी ने मेरे ख्याल से और अब कोई रिक्वायरमेंट पेपर्स की बढ़ा दी है, ठीक है, आपके इतने पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, इतनी, और धड़ाधड़ स्टूडेंट्स भी लगे हुए हैं पेपर पे, किसी तरह मेरी पीएचडी हो जाए, जो है ना, मैं अपनी डिग्री कर लूँ कंप्लीट। तो लेकिन वो रिसर्च पेपर्स किसान के, एग्रीकल्चर में उसके किस काम के हैं, जब तक अब वो रिसर्च फार्मर तक नहीं पहुँचेगी, या जो फार्मिंग बिजनेस में आ रहा है उस तक नहीं पहुँचेगी। मैं एनआरसी में, जब पीआरसी में जाती हूँ, मैं हैरान रह जाती हूँ, हर दफ़ा कोई नया मॉडल आया होता है कि हम अब ये रिसर्च कर रहे हैं। अभी हमारी हम ट्रेनिंग सैप की ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हमने एक ट्रेनिंग करवाई, और उसमें हम एक एक्सपोजर विजिट्स के लिए उनको, ये लास्ट मंथ हम एनआरसी लेके गए, और एनआरसी में उनका कोई सिविक, क्लाइमेट और इकोलॉजी का कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब हमें फील्ड में लेके गए, तो मैं हैरान रह गई कि उन्होंने बगैर पानी के राइस उगाया हुआ था, ठीक है। अभी तक मेरे आइडिया में नहीं था कि बगैर पानी के भी चावल हम कहते हैं सबसे ज़्यादा पानी वाली फसल है, ठीक है, और उन्होंने बगैर पानी के जो है वहाँ पे चावल उगाए हुए थे। वो कोई बस इंडोर ही था उसको, लेकिन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में वाटर वेव्स कंडेंस करके और इस तरह की टेक्नोलॉजी लगाई हुई थी। इसके अलावा वो लोग एरोपोनिक्स पे काम करें, आलू बगैर, मैं हैरान हूँ इस बात पे कि आलू बगैर पानी के, बगैर किसी उसके सॉइल के, आपका हवा में आलू लगा हुआ है, ठीक है, अब उसकी जड़ें हवा में जा रही हैं, कोरिया टेक्नोलॉजी हो। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा, मतलब साइंस इदारे हैं इस तरह का, आपका सी फोर्ट इदारा है आपका, जो ऑलिव पे काम कर रहा है, इसी तरह बारी चकवाल है, जो बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो लोग बहुत सारी बरानी जो वैराइटीज़ हैं उन पे काम कर रहे हैं। इस तरह हमारी एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कूंट फार्म है जहाँ पे रिसर्च हो रही है, लेकिन वो सारी रिसर्च जो है वो बस वहाँ पेपर्स तक रह जाती है, यूनिवर्सिटी तक रह जाती है, या स्टूडेंट डिग्री तक रह जाते हैं, ठीक है। अब मैं सोचती हूँ, जब मैं फील्ड में आई हूँ सारा कुछ, तो अब मैं सोचती हूँ कि यार मैं कभी दोबारा अगर पीएचडी में करूँ या मैं वापस चली जाऊँ, तो अब मैं खुद अपना टॉपिक सिलेक्ट करूँ, मैं फील्ड में जाऊँ और मैं बताऊँ कि ये टॉपिक मुझे, हम तो क्या करते हैं, अभी मुझे नहीं पता कि क्या है, हमारे टाइम पे तो हमारे सुपरवाइजर हमें टॉपिक जो उनका काम होता था वो उसमें से एक कोई निकाल के दे देते थे कि इसमें ये चीज़ यूँ कर लो और तुम बना लो, तो हम वही एमएससी पीएचडी में हम वही रिसर्च फॉलो करते थे। तो फिर हम पेपर लिख के और डिग्रियां करके और बैठ, तो मैंने तो जितना भी एग्रीकल्चर सीखा है, या वो मैंने तो जो मेरा पहले का जो नॉलेज था और जो अभी मैं फील्ड में जब मट्टी में और किसानों के साथ काम करती हूँ तो वहाँ से मुझे आया है। तो आप लोग भी, मैं इसे आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो डिग्रीज कर रहे हैं ना, चाहे एग्रीकल्चर डायरेक्टली, आप डायरेक्टली एग्रीकल्चर नहीं पढ़ रहे, आप लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, आप लोग कोई और आपकी साइंसेस की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये वो, तो उसको आप लिंक करें आम लोगों के साथ, किसानों के साथ, फार्मिंग कम्युनिटीज़ के साथ, कि हम इसको कैसे प्रैक्टिकल बना सकते हैं, कैसे सोल्यूशन ओरिएंटेड स्टडी, तो खुद अपने रिसर्च टॉपिक आप लोग खुद ढूंढें कि मैंने प्रॉब्लम क्या है, मेरे एरिया में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर कोई केमिस्ट्री का, सॉइल केमिस्ट्री अगर कोई बंदा पढ़ रहा है तो वो देखे कि यार मेरे एरिया में सॉइल की क्या कंडीशन है, तो अगर मैं ये टेस्ट करूँ और ये वाला रिसर्च टॉपिक लूँ तो क्या फ़ायदा, मेरी कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होगा। और इसी तरह जो न्यूट्रिशन वाले लोग हैं वो पढ़ सकते हैं कि हमारी जो इलाके की न्यूट्रिशन है वो, उसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं और उसको मैं किस तरह बेहतर बना सकता हूँ। और जो बड़े बड़े इदारे हैं वो तो पेड है, माजरत के साथ, अगर कोई बड़े इस तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है तो वो पेड है, वो लोग अपनी जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जॉब ये है कि वो रिसर्च करें, वो हमें बताएं। अब ये हमारी जॉब है कि हमने उसको कैसे यूटिलाइज करने हैं। हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि एनआरसी क्या कर रहा है, पीआरसी क्या कर रहा है, बारी चकवाल क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्या कर रही है। हमारा काम है रिसर्च, इन लोगों का रिसर्च करना है, ये जॉब ओरिएंटेड लोग हैं, अपनी जॉब करते हैं और अपना काम करते हैं। हमने उस रिसर्च को आगे प्रैक्टिकल बनाना है और हमने उसको आगे किसान तक लेके जाना है। प्रेजेंटेशन एक दफ़ा प्रेजेंटेशन ज़रा हो जाए तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और इंटरेक्ट भी करेंगे। मैं इसीलिए बीच बीच में आप लोगों से क्वेश्चंस भी पूछ रही हूँ ताकि हम थोड़ा इसको वो इंटरेक्टिव बनाएं, ठीक है। अभी तो आप लोग को बीच में अगर कोई बात करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज करें ज़रूर, मैं चाहूँगी कि हम लोग ये डिस्कशन के लिए बैठे हैं ना, ये कोई लेक्चर नहीं है।